दोस्तों नमस्कार, मैं डी.आर. पटेल पलक हिंदी एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आप लोगों में से जो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों के लिए मैं बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूं। तो आप लोगों के पेपर में कवि परिचय और लेखक परिचय पूछा जाता है, तो कवि परिचय और लेखक परिचय कैसे लिखा जाता है दोस्तों, देखते ही आप लोगों को कवि परिचय और लेखक परिचय याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों देखना है ना भूलें मेरा ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है, महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कवि परिचय। क्या है दोस्तों? कवि परिचय है। तो जो कवि परिचय आता है परीक्षा में, वो कैसे लिखा जाता है, कवि परिचय कैसे लिखते हैं, क्या लिखने का तरीका होता है कवि परिचय, तो दोस्तों देखते हैं। आपको एक ही कवि परिचय याद करना है और एक ही परिचय से आपके सारे कवियों के परिचय हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये वीडियो देखना ना भूलें। तो एक ही वीडियो दोस्तों आप लोगों को देखना है और आपका कवि परिचय कहते हैं कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग भी तैयार हो जाएं लिखने के लिए और डालें कवि परिचय। और कवि परिचय में देखिए कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कवि परिचय में सबसे पहले तो देखो रहता है 2 रचनाएं। क्या होती हैं? 2 रचनाएं होती हैं। तो दोस्तों क्या करना है कि हमें सभी कवियों की 2-2 रचनाएं याद कर लेनी हैं। क्या करना है? जितने भी आपके कहते हैं बुक में पाठ हैं और उन पाठों को लिखने वाले जितने भी कवि हैं, उन सारे कवियों की या सभी कवियों की 2-2 रचनाएं आपको क्या करनी है? याद कर लेनी है। और एक बात और कह दें कि उन कवियों की भाषा भी आपको याद करनी है। 2-2 रचनाएं और भाषा, इतनी चीज़ें आपको याद करना है। इसके अलावा आपको कवि परिचय में कुछ भी नहीं याद करना है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया कि 2 रचनाएं हेडिंग डाल दी और 2 रचनाओं में नंबर 1 और नंबर 2 डाल दिया। इसमें से हमने क्या कर दिया? डेड डैश कर दिया। तो ये इसलिए किया है क्योंकि जिस कवि का नाम आए आपके पेपर में, कवि परिचय लिखने के लिए आए, उनकी आपको यहाँ पर क्या करना है? 2 रचनाएं लिखना है। तो अब क्या करेंगे? दूसरी हेडिंग डालेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी क्या होगी दोस्तों? दूसरी हेडिंग है भाव पक्ष। क्या है? भाव पक्ष। तो देखते हैं भाव पक्ष कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दें, आप मेरे इस वीडियो को देखें और देखने के साथ साथ पेन और कॉपी ज़रूर लेकर बैठ जाएं। तो देखिए पहली हेडिंग हमने डाली 2 रचनाएं। 2 रचनाएं हमने नंबर 1 और नंबर 2 डॉट डॉट कर दिया, क्योंकि यहाँ भी हमें क्या है? कवि का पता नहीं है। जिस कवि का नाम आए उसी की 2 रचनाएं आपको यहाँ क्या करना है? ऐड करना है। इसके बाद हमने हेडिंग डाली भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में आपको क्या लिखना है? भाव पक्ष हेडिंग डालने के बाद फिर आपको क्या करना है? नंबर 1 हेडिंग डालना है और हेडिंग डालना है भाव पक्ष के अंतर्गत। ध्यान देना, भाव पक्ष में भी हेडिंगें होती हैं। तो भाव पक्ष हेडिंग डाल के ही लिखा जाता है। कला पक्ष आता है, उसमें भी हेडिंग डाल के लिखी जाती हैं, तब आपको कहीं पूरी के पूरे अंक मिल पाते हैं दोस्तों। तो क्या करना है कि जिस तरीके से मैं आपको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको लिखने का वैसा ही ढंग, वैसा ही तरीका अपनाना है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं। भाव पक्ष हेडिंग डाली और भाव पक्ष में हमने हेडिंग डाली है पहली। क्या है दोस्तों? भक्ति भावना। क्या हेडिंग डाली? भक्ति भावना हेडिंग डाली है हमने। तो ध्यान दें दोस्तों, जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, जिस तरह से मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, इसी तरह से आपको क्या करना है? परीक्षा में लिखना है।
तो भाव पक्ष हेडिंग डाली। भाव पक्ष के अंतर्गत पहली हेडिंग क्या है, भक्ति भावना है, और इसके अंदर आपको क्या करना है, डॉट डॉट कर देना है थोड़ा सा, और इसके बाद फिर लिखना है जी ने अपनी रचनाओं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने क्या किया, डॉट डॉट कर दिया है। यहाँ इसलिए कर दिया है कि जिस कवि का आप परिचय लिख रहे हैं उसी कवि का आपको यहाँ क्या लिखना है, नाम भर लिख देना है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने तुलसीदास का लिया, तो तुलसीदास जी की 2 रचनाएं लिखना है। एक तो रामचरितमानस हो गई, गीतावली हो गई, कवितावली हो गई, जो भी आपको याद है। इसके बाद यहाँ हमने नाम लिखा, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में, क्या लिखना है, रचनाओं में। इस तरह से आपको लिखना है। तो ध्यान दें, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में भक्ति की सभी भावों का समावेश, भक्ति के सभी भावों का समावेश कर भक्ति धारा की त्रिवेणी प्रवाहित की है। इस तरह से आपको क्या करना है, इस हेडिंग का डिटेल करना है दोस्तों। क्या करना है, हेडिंग डालने के बाद आपको उस हेडिंग का डिटेल करना है। इसके बाद फिर दूसरी हेडिंग डालना है, और दूसरी हेडिंग क्या है, समन्वयवादी भावना। क्या हेडिंग है, समन्वयवादी भावना। इसके बाद आपको फिर दूसरी हेडिंग डालनी है, और हेडिंग का नाम है समन्वयवादी भावना। तो इसमें आपको फिर इसी तरह से क्या करना है, डैश डैश कर देना है। डॉट डॉट करने के बाद फिर लिखना है, जी ने अपनी रचनाओं में समन्वयवादी भावनाओं का समावेश किया है। क्या किया है, समावेश किया है। इस तरह से आपको दूसरी हेडिंग का क्या कर देना है, डिटेल कर देना है। उस तीसरी हेडिंग का नाम है दोस्तों, क्या है, प्रेम और सौंदर्य भावना। क्या है, प्रेम और सौंदर्य भावना। जी आपको क्या करना है, तीसरी हेडिंग डालनी है, और इसमें भी आपको फिर से वही फार्मूला अपनाना है। डॉट डॉस जी ने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य भावनाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है।
तरह से दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भाव पक्ष है, भाव पक्ष के अंतर्गत इस तरह से आपको 3 हेडकों का वर्णन करना है। पहली आपको डालना है भक्ति भावना, दूसरी डालना है समन्वयवादी भावना और तीसरी डालना है प्रेम और सौंदर्य भावना। इस तरह से आपका क्या हो गया कि ये भाव पक्ष पूरा कंप्लीट हो गया। और कला पक्ष कैसे लिखते हैं जी मैं और आप लोगों को बता देता हूँ। तो कला पक्ष लिखने का तरीका क्या है, तो ये आपकी देखो तीसरी हेडिंग है। क्या है दोस्तों? तीसरी हेडिंग है, क्या है? कला पक्ष। कला पक्ष डाला हमने, तो इसमें क्या होता है कि जो कवि होता है उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति होती है और कलात्मक पहली हेडिंग डालना है। और पहली हेडिंग में आपको लिखना है क्या? रस योजना लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? रस योजना लिखना है, रस योजना। अब इसमें भी आपको क्या करना है? वही फार्मूला अपनाना है कि डैश डैश लिख दिया और लिखने के बाद क्या किया कि जी ने अपनी रचनाओं में इसके बाद फिर नाम लिख दिया श्रृंगार, शांत, वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, वात्सल्य और भक्ति आदि सभी रसों का प्रयोग किया है। आदि सभी रसों का क्या किया है? प्रयोग किया है। इसके बाद क्या किया दोस्तों? अगली हेडिंग डाली। तो अगली हेडिंग आपकी जो है छंद योजना है। क्या है? छंद योजना। अगली हेडिंग हमने डाली क्या? छंद योजना। इसमें भी आपने किया वही नियम अपनाया कि डैश डैश जी ने अपनी रचनाओं डैश डैश जी ने अपनी रचनाओं में देखिए यहाँ पर क्या है? छंद है। तो छंद में आपको क्या करना है? रचनाओं में मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक आदि सभी छंदों का प्रयोग किया है। आदि सभी छंदों का प्रयोग किया है। इस तरह से दोस्तों क्या करना है? छंद योजना डालना है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अगली हेडिंग डालेंगे और अगली जो हेडिंग होगी हमारी तो वो देखते हैं क्या है। अगली देखो रस योजना हो गई, छंद योजना हो गई और अगली जो तीसरी हेडिंग होगी वो होगी आपकी अलंकार योजना। अलंकार योजना। अगली जो हेडिंग है वो क्या है? अलंकार योजना है। तो इसमें भी क्या करेंगे? वही डॉट डॉट कर देंगे और जी ने अपनी रचनाओं में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अनेक प्रकार के अलंकारों
आदि अनेक प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। तो ये आपकी क्या हो गई, तीसरी हेडिंग हो गई। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है। देखिए तीनों आपके महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार हो गए। और इसके बाद जो चौथी हेडिंग है, तो चौथी हेडिंग में आपको डालना है क्या दोस्तों, भाषा डालनी है। क्या डालनी है, भाषा डालनी है। तो अब जिस कवि का हम परिचय लिख रहे हैं उनकी भाषा क्या है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ किसका नाम लिख दिया, तुलसीदास का नाम लिख दिया। किसका, तुलसीदास का नाम लिखा। तो तुलसीदास की भाषा कौन सी थी, क्या थी, एक तो कहते हैं कि ब्रज थी और दूसरी क्या थी, अवधि थी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो कवि हैं उनकी हमें भाषा भी याद करनी है। क्या करनी है, भाषा भी हमें याद करनी है। तो क्या करना है कि दो दो रचनाएं और आपको भाषा भी याद करनी है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ लिख देंगे डेड डैश, यानी डेड डैश कर दें, जी ने अपनी रचनाओं में फिर यहाँ क्या किया, डेड डैश कर दिया। फिर दोबारा करना है, ध्यान देना इसमें क्या करना, हमें यहाँ दोबारा करना है। रचनाओं में भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ जो भी भाषा है, अभी मैंने बताया तुलसीदास का लेंगे तो यहाँ तुलसीदास का नाम आ जाएगा, मीराबाई लेंगे मीराबाई का नाम आ गया, रहीम ले लेंगे रहीम का नाम आ जाएगा, जिसका भी ले लें उसका आएगा, रैदास लेंगे रैदास का नाम आएगा। और यहाँ पर उनकी भाषा कौन सी है, अगर रैदास का है तो रैदास की भाषा कौन सी थी, और कबीर का है तो कबीर की भाषा कौन सी थी, तुलसीदास का है तुलसीदास की भाषा कौन थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भाषा का नाम लिखेंगे दोस्तों। इस तरह से आपका देखो दो रचनाएं हो गई, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया। अब आपको क्या करना है, चौथी हेडिंग डालनी है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चौथी हेडिंग भी डाल लें। और जो चौथी हेडिंग है वो है दोस्तों साहित्य में स्थान। क्या है, जो चौथी हेडिंग है वो है आपकी साहित्य में क्या है, स्थान है दोस्तों। अगर परीक्षा में साहित्य में स्थान नहीं भी आता है तो भी आपको क्या करना है, लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि पूछ लेगा तुलसीदास और मीराबाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, दो रचनाएं भावपक्ष और कला पक्ष। तो क्या करना है हमें कि अगर साहित्य में स्थान नहीं भी पूछा गया है तो भी आपको डालना है हेडिंग साहित्य में स्थान और लिखना है दोस्तों। उसी तरह से फिर क्या करना है, डेड डैश करना है और लिखना है जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में कह दें सर्वश्रेष्ठ या अद्वितीय लिख दें। सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं अद्वितीय। तो डेड डैश जी का हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय या सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा है। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो इस तरह से आपका दोस्तों क्या हो गया जी, कवि परिचय हो गया।
तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले दोस्तों जितने भी आपके कवि हैं सबकी दो दो रचनाएं एक पेज में नोट करनी है, सबकी भाषा भी लिख लेनी है। और उसके बाद क्या करना है कि इसको एक बार पढ़ना है, याद करना है, और फिर उसके बाद आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है कि कैसा लिखा जाता है। तो ये आप लोगों को जो परीक्षा में एक प्रश्न आता है 3 नंबर का कि साहित्य में स्थान या फिर कवि परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए, तो आपका 3 नंबर का प्रश्न आता है। और ये 3 नंबर का प्रश्न आपका कह दें बिल्कुल 3 में 3 नंबर मिलेंगे। तो ये आसान ट्रैक है दोस्तों। इसके बाद आपको किसी भी कवि का अलग से परिचय याद नहीं करना है, सिर्फ आपको इसी में जहां मैंने ये जगह छुड़वाई है उस जगह पर उसका नाम लिखना है, और जिस कवि का भी पूछा जाए उसकी आपको क्या करनी है, रचनाएं याद कर लेनी है दोस्तों। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये लिखने का ढंग, लिखने का तरीका हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तो दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए आप सबको धन्यवाद।